तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने दो रेखीय समीकरण, दो चरों वाले, उनको हल करने की अनेक विधियां सीखी और उस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न बनाए। आज हम दूसरे चैप्टर में जा रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और द्विघात का मतलब है कि घात यानी पावर, किसी संख्या के ऊपर जो हम छोटा सा पावर लिखते हैं, जैसे स्क्वायर करते हैं, उसका क्यूब करते हैं, तो उसको पावर कहते हैं, हम घात कहते हैं। तो घात 2 है हमारी चर राशि पे, ऐसा समीकरण। यानी x में अगर समीकरण लिख रहे हैं तो x का स्क्वायर होना चाहिए। 2 घात होने का मतलब x का स्क्वायर होना चाहिए, इससे बड़ा घात नहीं होना चाहिए। फिर उससे छोटा घात हो सकता है, x पे पावर 1 का पद हो सकता है, या फिर जो कांस्टेंट है बिना x वाला वो पद हो सकता है। तो जो समीकरण बनता है वो ऐसा बनता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसा द्विघात समीकरण। ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 हुआ तो हाँ ये पद गया, तो द्विघात रहेगा ही नहीं। तो ये 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर ये धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, कोई भी संख्या हो सकती है। ये 0 हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। तो ऐसे समीकरण को हम कहते हैं द्विघात समीकरण। फिर 2 चीजें आती है मुख्य रूप से, इसको हल करना। हल करने का क्या मतलब, अगर a, b और c अपने को पता है, संख्याएं पता है, a बराबर 5 है तो b बराबर 8 है, ये संख्याएं अपने को पता है, x का मान ढूंढना ताकि वो मान हम रख दें, ये सब मिलकर के 0 हो जाए, उसको कहते हैं हल करना। समीकरण को हल करना। तो समीकरण को हल करना अर्थात क्या करना, x के मान पता करना, x के मान पता करना। और वो जो x के मान निकल करके आए, जिनको यहां रख दें, यहां रख दें, तो ये सब मिलकर के 0 हो जाए, उन मानों को इस समीकरण के मूल कहा जाता है। ये शब्द भी अपने को जानना चाहिए, मूल, समीकरण के मूल। तो मूल का क्या मतलब, x के मान। कौन से मान, जो इस समीकरण को सही सही रखें, जो मान रखने से और इधर का जो सब मिलकर, तीनों पद मिलकर के है, वो 0 हो जाए, तो उसको कहते हैं मूल। तो कैसे निकालते हैं मूल, यानी कैसे निकालते हैं x का मान, कैसे करते हैं हल इस समीकरण को, तो उसकी जो विधियां हैं वो हम लोग अभी करेंगे। तो जो पहली विधि हम करने जा रहे हैं वो है गुणनखंड की विधि। गुणनखंड जानते हैं आप, क्या करना, गुणनखंड करना, गुणनखंड की विधि। तो इधर जो अपने ये दिया हुआ है, ये जो 3 पद दिए हुए हैं, उससे जो व्यंजक बना है, ये एक्सप्रेशन बना है, इसके गुणनखंड करते हैं। x² है तो 2 गुणनखंड हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ x हो यहाँ पे और फिर कुछ चीजें यहाँ पर आए, कुछ ऐसा कुछ आए, कुछ ऐसा आए, कुछ इसी प्रकार का कुछ गुणनखंड बनेगा। क्योंकि x का स्क्वायर है तो एक x का खंड होगा और दूसरा x का खंड होगा, तब वो x² बनेगा। और यहाँ कुछ लगा हुआ है तो शायद यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, इस जगह पे ऐसा। तो हम एक उदाहरण से शुरू करते हैं और तब इस गुणनखंड की विधि से कैसे चलते हैं वो देखते हैं। तो उदाहरण लीजिए, मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं समीकरण। हम समीकरण लेते हैं क्या, 9x² प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0, ऐसा हमारा समीकरण है जिसे हल करना है और x के मान निकालने हैं, अर्थात इस समीकरण के मूल निकालने हैं, और इसके लिए मुझे इसका गुणनखंड करना है। तो आप जानते हैं, इसे तो बहुत किया होगा आपने, बहुत मजा आता है इस तरह का गुणनखंड करने में। एक x² का पद हो, x का पद हो बीच में, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट हो, संख्या हो,
तो हम लोग इसके दो भाग करते हैं, इस यहाँ जो बीच वाला है x के पीछे इसके दो भाग करते हैं, यानी इनके दो संख्याएं लिखते हैं जो जोड़ करके इतना हो जाए और उन दो संख्याओं का गुना होकर के इसके और इसके गुना के बराबर हो जाए। ये हम गुणनखंड करने की विधि जानते रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे, ये 10 है और इनका गुना कितना है, ये 9 है। तो 10 के दो भाग करने हैं, जोड़ करके 10 हो जाए और गुना होकर के 9 हो जाए। तो बहुत सीधी सी बात है, 9 और 1 जोड़ करके 10 हो जाएगा और 9 और 1 को गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हम लोग इसको दो भाग में ऐसा स्प्लिट करते हैं। क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 9x², 10x को हम लिखते हैं 9x + x। ये देखिए 10 हो गया ना, 10x, 9x यहाँ पे और 1x यहाँ पे, तो 10x हो गया और +9 बराबर 0। अब इन दोनों में से आप 9x को कॉमन निकालिएगा तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 9x को निकालिएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे x + 1 है अर्थात ऐसा है। और फिर इसको आप एक साथ लिखिएगा, एक जगह पे लिखिएगा, कॉमन करेगा x + 1, यहाँ से 9x बचेगा, यहाँ से +1 बचेगा बराबर 0। तो क्या देख रहे हैं, फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए, दो गुणनखंड हो गए, दो चीजें हो गई जिनको गुना करके 0 है। तो अगर दो संख्याओं का गुना करके 0 हो जाए, कब हो सकता है, दोनों में से एक संख्या को तो 0 होना ही पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई भी संख्या 0 नहीं है तो उसको गुना करेंगे तो वो 0 कभी आने वाला है नहीं। तो या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा, यदि x + 1 ये 0 हो जाए तो इसका अर्थ हुआ कि x का मान जो है वो -1 है। और दूसरा है 9x + 1, तो यदि 9x + 1 ये 0 हो जाए तो इसका अर्थ हुआ 9x = -1 और x = -1/9। तो देखिए ये दो x के मान ऐसे हैं, x = -1 अगर रखते हैं इस समीकरण में तो ये 0 हो गया और इसलिए ये पूरा 0 हो गया। x = -1/9 अगर रखते हैं यहाँ पे तो भी ये 0 हो गया, इसलिए ये पूरा सब कुछ 0 हो गया। और ये 0 होने का मतलब है कि इसको 0 हो जाना, क्योंकि इसी को ये लिखा गया है। तो ये हमारे दोनों मूल हो गए या दोनों मान हो गए। और दो ही हो सकते हैं, क्योंकि दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। 3x- जैसे यहाँ पे x का एक पद है, दूसरा पद है, एक और फैक्टर अगर आप सोचो तो फिर x का क्यूब हो जाएगा, x पे घात 3 हो जाएगा, लेकिन हमारा द्विघात का ही समीकरण है। तो दो ही गुणनखंड हो सकते हैं और दो ही गुणनखंड होंगे तो दो ही मूल भी हो सकते हैं। होना बहुत जरूरी भी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे हो सकता है कि आप गुणनखंड न कर पाए। एक उदाहरण से इस बात को स्पष्ट कर लें, इस पर और चर्चा बाद में करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है x² और +4 = 0। क्या मतलब, इससे कंपेयर करें, इससे तुलना करें। x² अर्थात a की जगह पर हमने 1 लिया है यहाँ पे, b का पद है ही नहीं, x का पद यहाँ पर है ही नहीं, अर्थात b को हमने 0 लिया है। ये 0 हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये 0 हो सकता है। तो इस समीकरण में b का मान 0 है और c की जगह पे 4 है। तो ठीक है, द्विघात समीकरण है। तो अब इसमें अगर हम x के मान ढूंढें, जो इसको ऐसा करें, तो बड़ी कठिनाई है, क्योंकि x = -4 होना चाहिए, तभी ये 0 होगा। और किसी भी संख्या को जो हम लोग जानते हैं धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है या फिर 0 होती है, वो भिन्न हो सकती है, वो परिमेय हो सकती है, वो अपरिमेय हो सकती है, वो आवर्ती दशमलव वाली हो सकती है। वो सभी संख्याएं जिनको हम लोग अभी तक जानते हैं इस क्लास तक, उसमें किसी को भी आप वर्ग कर देंगे, अपने से गुना कर देंगे तो माइनस नहीं आने वाला है।
ऋणात्मक संख्या को भी, नेगेटिव नंबर को भी आप वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने से पॉजिटिव हो जाएगा। अपने से गुना करते हैं ना, तो ऋण को ऋण से गुना करते हैं तो धन हो जाता है। तो कोई भी ऐसी संख्या मिलने वाली नहीं है जो कि इसको शून्य बना सके। इसके फैक्टर हम नहीं कर सकते हैं, इसके फैक्टर हम नहीं कर सकते। हाँ, गणितज्ञ जो होते हैं उन्होंने एक नई संख्या की भी कल्पना की है जिसको कि वर्ग करने से -1 हो जाए। ये हमारी इन संख्याओं के अंदर में नहीं है, तब फिर हम उसमें वर्ग कर सकते हैं, वगैरह वगैरह कर सकते हैं। लेकिन हम अभी तक जिन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं इनको वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, उसमें फिर ये नहीं मिले। इसकी और चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन ये विधि आप समझ लें, ये गुणनखंड करने की विधि है कि हमें जो भी ए बी सी के जो भी मान दिए गए हों इसके हम गुणनखंड करें और तब फिर वहां से उनको प्रत्येक फैक्टर को शून्य करके एक्स के मान निकाल डालें। दूसरी विधि जो है वो कहलाती है वर्ग पूरा करने की विधि। वर्ग पूरा करने की विधि, तो उसको देखते हैं। हमारा समीकरण तो वही है, इसी तरह का समीकरण है, इसी तरह का समीकरण है, और इसको हल करने की जो विधि है उसको हम कहते हैं वर्ग पूरा करने की विधि। तो फिर से एक उदाहरण से शुरू करेंगे और वही उदाहरण ले लेते हैं हम। 9x² + 10x + 1 बराबर 0। तो अगर हमने इस पद को देखा, इस पद को देखा और उसके साथ में कोई अपनी तरफ से ऐसी संख्या लगा दी इसकी जगह पे ताकि वो तीनों मिलकर के एक पूर्ण वर्ग हो जाएं, तो ऐसा हमें प्रयास करना है। तो कैसा? जब पूर्ण वर्ग हम करते हैं किसी चीज का, मान लीजिए दो संख्याएं हम ले लें, ये a और ये b नहीं है, लेकिन चूंकि आप बहुत परिचित हैं इस सूत्र से इसलिए हम स्मॉल a स्मॉल b लिख रहे हैं। ये है a² + 2ab + b²। इस तरीके का अगर हो जाए तो हम उसको कहेंगे कि हाँ ये पूर्ण वर्ग हो गया, इस तरीके का हो जाए। और ऐसा हमें यहाँ बनाना है। तो जो पहला टर्म यहाँ पर है ये स्क्वायर, और यहाँ जो पहला टर्म है ये 9x², इसको ऐसे करके लिखना है। तो क्या लिखेंगे इसको हम? इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 3x², 3x का होल स्क्वायर। देखिए ये 3x का होल स्क्वायर है, जैसे a का होल स्क्वायर है यहाँ पे, ये 3x का होल स्क्वायर है। तो अभी का काम करने के लिए a की जगह पे 3x हो रहा है, a की जगह पे 3x हो रहा है, इस a की जगह पर। आगे बढ़े, अब हमें 2ab जैसा होना चाहिए। यहाँ है 10x, लेकिन होना चाहिए 2ab जैसा। ये 2 होना ही चाहिए। ये a जो है वो पहले ही से यहाँ निर्धारित हो चुका है, तो इसलिए इसको 3x यहाँ होना ही चाहिए। अब यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि ये इतना हो जाए, 10x हो जाए। अभी कितना है? अभी है 2 × 3 6, अभी ये 6x है, लेकिन उसी चीज से गुना करके इसको 10x बनाना है। किससे गुना करेंगे हम? 10/6। देखिए 2 × 3 6, उस 6 से ये 6 कट जाएगा और 10x बच जाएगा, तो ये 10x हो गया। तो इस व्यंजक को हम फिर से लिख रहे हैं और इस रूप में लिख रहे हैं। तो 9x² है, उसको हमने a का स्क्वायर ऐसा लिखा। ये है 2 × a × b ऐसा लिखा। अब इसका वर्ग, पूर्ण वर्ग होने के लिए हमें यहाँ पे b का स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पे b का स्क्वायर होना चाहिए और b मेरा तय हो जाएगा 2ab, b मेरा तय हो जाएगा, b है 10/6 अर्थात 5/3। तो इसका वर्ग होना चाहिए, 10/6 का वर्ग होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ तो 1 होना चाहिए ना, यहाँ तो 1 दिया गया है, हम इसको थोड़े बदल सकते हैं। लेकिन है हम ले आए हैं यहाँ इसका 10/6 का वर्ग, तो हम क्या करेंगे? हम इसको घटा भी देते हैं, 10/6 के वर्ग को घटा देते हैं। तो हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ कुछ नहीं लिखा, और +1 है, यहाँ हमने +1 लिख दिया और बराबर 0 कर दिया। इसी को दोबारा करना है,
इसी को हल करना है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसका केवल रूप रंग बदल रहे हैं हम, लेकिन इस समीकरण को नहीं बदल रहे हैं, बदलना भी नहीं है हमें, क्योंकि हमें तो इसी के मूल निकालने हैं। तो हमने इस तरीके से ये टर्म लिखा, ये टर्म लिखा, ये 1 लिखा और ये दोनों आपस में कट करके इसके बराबर हो गए। लेकिन इसको अगर देखते हैं, ये इस रूप में आ गया, a² 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस रूप में ये आ गया, और इसलिए इसको हम लिख सकते हैं अब 3x और प्लस a प्लस b का स्क्वायर 3x और प्लस ये 5/3, 10/6 लिखें या 5/3 लिखें, इसका स्क्वायर ये इतना बन गया, और उसको उधर ले चलते हैं, तो ये उधर जा करके प्लस में हो जाएगा, ये भी 5/3 है, तो 5/3 का स्क्वायर हो गया, ये प्लस में हो गया, बराबर चल के उधर ले जा रहे हैं, ये जो +1 है ये माइनस में चला गया, तो ये ऐसा हो गया। अब इसको थोड़ा हल करें, क्या क्या है ये है 25/9 और -1, अर्थात 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपके पास 16, 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16, नीचे में 9, तो ऐसा बन गया। अब इसका आप वर्गमूल लिखिए और इसका भी आप वर्गमूल लिखिए, तो क्या होता है? अगर इसका वर्गमूल लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3x प्लस 5/3, 3x प्लस 5/3, ये इसका वर्गमूल हो गया, और इसका वर्गमूल लिखेंगे तो होगा 4/3, तो ये 4/3 हो गया। लेकिन ये -4/3 भी होता तो भी उसका वर्ग 16/9 ही होता, तो 2 वर्गमूल हो गए, 4/3 और -4/3, तो 4/3 या -4/3 ऐसा। अगर ये 4/3 से शुरू करें तो 3x प्लस 5/3 बराबर 4/3 ऐसा, तो ये पहले वाले से शुरू करते हैं, यदि तो क्या बना 3x बराबर 4/3 माइनस 5/3 अर्थात -1/3, और इस 3 से भाग लगाइए तो x बराबर इस 3 से यहां भाग लगाइए -1/9, तो ये एक मूल निकल करके आया। याद होगा आपको, गुणनखंड करके भी हम ये मूल लाए थे, तो विधि अलग है, उत्तर एक ही है। इसी प्रकार से हम इसको लेकर के चलते हैं, यदि 3x प्लस 5/3 बराबर -4/3, तो क्या हुआ 3x बराबर ये उधर जाएगा -4/3 और -5/3, ये मिलकर के हुआ -9/3, और इसका अर्थ हो गया -3, और यहाँ 3 है तो x बराबर ये -3 और बटा ये 3, तो हो गया ये -1, तो x बराबर -1, ये हमारा दूसरा मूल हो गया। तो जो हमने पहले मूल लाए थे उसी प्रकार से हमने वही मूल हमें फिर से मिले हैं। तो ये विधि है, वर्ग पूरा करने की विधि। अब इस विधि का हमने उदाहरण लेकर के किया, ए बी और सी के जगह की, ए बी सी की जगह ये संख्याएं लेकर के की। अब इसी को लेकर के चलते हैं, ए बी सी में ही इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और तब देखते हैं कि हम यहाँ से कुछ लिख सकते हैं क्या, एक्स के मान हम ए बी सी में ही निकाल सकते हैं क्या, बाद में ए बी सी के मान जो दिए गए होंगे वो वहां रख देंगे और हमें मूल निकल करके आएंगे, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अब हम यहां से शुरू करेंगे और इसका वर्ग पूरा करने की कोशिश करेंगे, इन दोनों को लेकर के तीसरा अपनी तरफ से पद डालेंगे ताकि इसका वर्ग पूरा हो जाए। तो अगर हम शुरुआत करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे पहला है ए इंटू एक्स का स्क्वायर,
अगर हम इसको कुछ ए स्क्वायर टाइप से लिखने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, रूट ए इंटू एक्स, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा उससे बचना चाहते हैं। तो इस पूरे समीकरण को हम इस ए से भाग लगा देते हैं। ए शून्य नहीं है इसलिए भाग लगा ही सकते हैं। तो अगर भाग लगा दें तो क्या बनता है, एक्स का स्क्वायर और प्लस बी बाई ए इंटू एक्स और प्लस सी बाई ए, ये बराबर शून्य। एक ही समीकरण है, जो ये समीकरण है वही ये समीकरण है। पूरे समीकरण को आप किसी एक संख्या से भाग लगा सकते हैं या किसी एक संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। इधर भी भाग लगाना, इधर भी भाग लगाना, इसको गुणा करना है तो इधर भी गुणा कर दीजिए, इधर भी गुणा कर दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी। यही इक्वेशन है। तो फिर से देखिए उसी तरीके से हम कैसा लाना चाहते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लाना चाहते हैं। ए का स्क्वायर यहाँ तो बहुत अच्छा है, तो ए की जगह पर हो गया है एक्स, तो पहला हो गया। अब चाहिए क्या, 2ab, तो 2 तो लिखना ही है और फिर a है, तो जो यहां से a बन गया है वही a लिखना है। a यहां से x बन गया है तो इसको x लिखना ही है। और अब चाहिए हमें 2ab, यहां कुछ और गुना कर सकते हैं हम, करना है हमें, और इतना लाना है, इतना लाना है हमें। अभी ये 2 इंटू एक्स है और हमें चाहिए b बाई ए इंटू एक्स, तो किससे गुना करें, किससे गुना करें ताकि ये b बाई ए इंटू एक्स हो जाए। तो इस 2 को काटना है और ये b बाई ए को लाना है, तो आप b बाई 2a से गुना करेंगे। देखिए इस 2 से ये 2 कटेगा और तब क्या बच जाएगा, b बाई ए इंटू एक्स, b बाई ए इंटू एक्स। अब इसकी जगह जब हमने ये लिख दिया तो यहां वाला ये जो b है, इस b की जगह हो गया है क्या, इस b की जगह आ गया है b बाई 2a, और उसी का हमें वर्ग चाहिए, तभी वर्ग पूर्ण होगा। इसी b का, ये जो b लिखा है यहाँ पे, उसी का हमें वर्ग चाहिए, अर्थात यहाँ पर मुझे चाहिए b बाई 2a का वर्ग, तब ये पूर्ण होगा। लेकिन यहाँ तो c बाई a है, यहाँ तो ये है नहीं, इसलिए इसको घटा भी लीजिए, माइनस b बाई 2a का स्क्वायर। तो हमने जो लाया था वो हमने वापस ले लिया और यहाँ जो है वो है ऐसा। यही विधि है, पूर्ण वर्ग पूर्ण करने की यही विधि है। पहले 2 पद आपके यहां से आने चाहिए और उसके अनुसार जो कुछ बन जाए इस वर्ग को पूरा करने के लिए, जो जरूरत हो वो आप लगा दें, और जो आप लगा दें वो आप वापस भी हटा लें, और फिर यहाँ जो टर्म है, पद है, उसको आप सीधा सीधा लिख लें। तो पहले 3 मिलकर के वर्ग पूरा। ये किसका वर्ग है, ये है x और प्लस b बटा 2a, इसका वर्ग है ये तीनों मिलकर के ये इतना है। और इसको उधर लेके चले तो इसको पहले उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, b बाई 2a का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा, माइनस c बाई a ऐसा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हल करें, ये है b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर और माइनस c बाई a, b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, और इसका लघुत्तम करेंगे तो 4a स्क्वायर ऐसा लिखेंगे, इससे भाग लगाएंगे 1 आएगा, इससे गुना करेंगे b स्क्वायर आएगा, इससे लघुत्तम में भाग लगाएंगे 4a बचेगा, उस 4a से यहां गुना करेंगे तो 4ac बनेगा ऐसा। ये जो संख्या आई है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके लिए भी एक अलग नाम है, इसके लिए भी एक अलग नाम है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कहते हैं b विथ कट ऐसा, इसके लिए भी अलग नाम है। अब यहां से दोनों तरफ वर्गमूल लेना है, तो इसका वर्गमूल लेंगे x प्लस b बाई 2a, और इसका वर्गमूल लेंगे तो अब जितना आएगा उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का हमें वर्गमूल लेना है, और इसका वर्गमूल तो साफ दिख रहा है 2a,
और उसी तरीके से दोनों वर्गमूल लेना है, धन वाला भी और ऋण वाला भी। तो इसके पीछे प्लस भी लगा सकते हैं और माइनस भी लगा सकते हैं, क्योंकि वर्ग करेंगे जब तो फिर इतना ही हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस ऐसा चिन्ह लगा लेते हैं एक ही साथ, प्लस और माइनस, ये बताने के लिए कि एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है। तो इस तरीके से ये हमारा पूर्ण वर्ग का जो तरीका था उससे हम यहां तक पहुंचे। और अब दोनों के अलग अलग मान आप करें तो क्या बनता है, पहले देखिए x प्लस b/2a, यदि x प्लस b/2a बराबर, इसका धनात्मक वाला लेते हैं तो स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac और बटा 2a है, अर्थात x बराबर, इसको उधर ले चले, माइनस b/2a और फिर प्लस यहां पे 2a और यहां पे b² माइनस 4ac, एक साथ लिख सकते हैं हम, माइनस 2a यहां पे और फिर माइनस b यहाँ पे और प्लस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac, x का मान, एक x का मान ये बन गया। और यदि x प्लस ba बराबर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac और बटा 2a, दूसरा वाला प्लस वाला लिखा था, अब माइनस वाला लिख रहे हैं, x प्लस b/2a बराबर माइनस में ये इतना। तो ये अगर हम करते हैं तो ऐसा लिखेंगे और तब यहां से करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, फिर वैसे लघुत्तम निकालेंगे, x बराबर ये माइनस b/2a उधर लेके चले गए, यहाँ पे पहले ही से माइनस है, फिर इनको एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे 2a, यहाँ पे माइनस b और यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac, ऐसा। तो x के दो मान होने चाहिए, x के दो मान हमने यहाँ मिल गए हैं, लिख दिया है। अगर आपको कोई समीकरण दिया गया है जिसमें a b c की संख्याएं दी हैं, जैसे हमने उदाहरण में लिया था 9x² प्लस 10x प्लस 1, a की जगह 9, b की जगह 10, c की जगह 1, ऐसे अगर a b c के मान दिए हुए हैं, संख्याएं दी हुई है, तो आप वो a b c यहाँ रख देंगे तो आपको x के दोनों मान फटाफट मिल जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं सूत्र की सहायता से हमने मूल निकाले। तो आप गुणनखंड करके मूल निकाल सकते हैं, आप वर्ग पूरा करके मूल निकाल सकते हैं, और या फिर आप इस सूत्र की सहायता ले लीजिए और उस सूत्र से आप उस x के मान निकाल लीजिए। तो ये तो निकल गए। अभी तो हमने कहा था कि कभी कभी नहीं भी निकलते, तो हाँ अभी भी समस्याएं हैं, और वो ये जो चीज है b² माइनस 4ac, जिसको विविक्त कर कहते हैं, वो पता करेगा कि ये x के जो मान हैं वो कैसे कैसे हैं। तो उसको हम लोग अब चर्चा करेंगे।